प्रश्न पाठ का वो विश्व अंतरिक्ष अभियान में भारत का महत्व समझाइए। विश्व अंतरिक्ष का जो अभियान चला था उसमें भारत का क्या महत्व है, भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। तो पहला जो पॉइंट होगा इसका वो होगा भारत ने 1948 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला प्रारंभ कर अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कदम रखा। यह पहला प्रयास था भारत का 1948 में अहमदाबाद में एक भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित कर अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना कदम रखा, अंतरिक्ष क्षेत्र में रिसर्च करने का कदम आगे बढ़ाया। दूसरा जो महत्व था भारत का वो था भारत ने 1962 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया। यह दूसरी उपलब्धि थी भारत की। 48 के बाद 1962 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया। तीसरी जो उपलब्धि थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने क्या काम किया 1962 में स्थापित होने के बाद भी उस समिति ने तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन की स्थापना की। केरल में पड़ता है तो थुम्बा नामक जगह वहां से रॉकेट प्रक्षेपण रॉकेट छोड़ने के लिए एक स्टेशन स्थापित किया। चौथी जो उपलब्धि थी 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना की। इसी का नाम बदला था अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को 1969 में इसरो की स्थापना की, इसरो में बदल दिया गया। पांचवी जो उपलब्धि थी भारत ने 1969 में अपना पहला रॉकेट रोहिणी छोड़ा था। तो इसरो की स्थापना की 69 में और जैसे इसरो की स्थापना होगी इसरो स्थापना के उसी वर्ष 1969 में अपना पहला रॉकेट रोहिणी छोड़ा था, क्योंकि रॉकेट थुम्बा नामक जगह पर रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन स्थापित कर दिया था तो वहां से अपना पहला रॉकेट रोहिणी अंतरिक्ष में छोड़ा था। अगली जो उपलब्धि थी भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट 1975 में अंतरिक्ष में छोड़ा था। पहला रॉकेट 1969 में छोड़ा। इसके बाद में जो पहला अंतरिक्ष यान था जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था 1975 में पहली बार अंतरिक्ष में छोड़ा था। अगली जो उपलब्धि थी प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट छोड़ते ही भारत ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में 11वां स्थान बना लिया। उससे पहले 10 देशों ने अंतरिक्ष में यान छोड़ दिए थे, लेकिन जैसे 1975 में भारत ने आर्यभट्ट छोड़ा तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने अपना 11वां स्थान बना लिया। यह भी इसकी एक बड़ी उपलब्धि थी। भारत ने भास्कर श्रृंखला के 2 उपग्रह भी रूस की सहायता से छोड़े, भास्कर 1 और भास्कर 2। 2 उपग्रह छोड़े थे, पहले आर्यभट्ट छोड़ा, रोहिणी छोड़ा, आर्यभट्ट छोड़ा, इसके बाद भास्कर श्रृंखला के छोड़े। तो भास्कर 1 और भास्कर 2 को रूस की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा था। 1981 में क्या किया भारत ने 1981 में एप्पल उपग्रह अंतरिक्ष छोड़े थे। जो अगला उपग्रह छोड़ा था 81 में 75 के बाद में वो एप्पल समूह के थे। तो 1981 में एप्पल उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े थे। इसके बाद अगली जो उपलब्धि थी भारत ने SLV-3 का निर्माण किया। सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का निर्माण भी भारत में किया, इसका नाम SLV-3 रखा गया। भारत ने SLV-3 की सहायता से रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष छोड़े। फिर क्या किया, पहले रूस की सहायता छोड़े, जिसके बाद में जब SLV-3 का निर्माण कर लिया तो रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा था। भारत ने 1916 में एक साथ 20 को अंतरिक्ष में भेजे थे, इसकी बड़ी उपलब्धि थी। 2016 में एक साथ 20 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे, यह भी इसकी एक बड़ी उपलब्धि थी। भारत ने 2008 में चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान प्रथम को स्थापित किया। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान, जिसका नाम चंद्रयान प्रथम लगाया गया था, उसको स्थापित किया 2008 में। भारत ने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित कर प्रथम स्थान प्राप्त
कर लिया। इसके बाद में मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया? पहला स्थान प्राप्त कर लिया। तो ये सारी की सारी जो उपलब्धियां थी वो अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां थी या भारत का महत्व था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पायोनियर 10 के छोड़े जाने के समय जब पायोनियर 10 को छोड़ा गया था उसमें वैज्ञानिकों को किस बात का डर था? क्यों डरे हुए थे वैज्ञानिक? एक तरफ पायोनियर 10 छोड़े थे, दूसरी तरफ उनको कुछ डर था। तो डर का मुख्य कारण क्या था? क्यों डरे हुए थे वैज्ञानिक? 1972 में पीछे भी प्रश्न आया हुआ है। 1972 में पायोनियर 10 के छोड़े जाने के समय जब 1972 में वैज्ञानिकों ने पायोनियर 10 छोड़ा था तो वैज्ञानिकों को यह भय भी था, डर था वैज्ञानिकों को। क्या डर था? कि पृथ्वी बाह्य की सभ्यता हमारी किसी भूल से नाराज होकर पृथ्वीवासी पर हमला कर सकती है। क्या डर था? कि पायोनियर हम छोड़ रहे हैं और जहां पर पायोनियर जाएगा पृथ्वी के बाहर की सभ्यता में जब जाएगा तो शायद बाहर की सभ्यता यह सोच सकती है कि पृथ्वीवासियों ने हम पर आक्रमण करने के लिए यानी छोड़ा है। और ये बात सोच करके शायद बाह्य जो सभ्यता है, अंतरिक्ष जो सभ्यता है, पृथ्वी के बाहर की जो सभ्यता है वो शायद हमसे नाराज हो सकती है। ये पहला डर था। पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान को बृहस्पति ग्रह के पास से होते हुए हमारे सौर मंडल से बाहर जाना था। कहां पर जाता था वो? बृहस्पति ग्रह को पार करके बृहस्पति ग्रह के पास से गुजरना था और बृहस्पति ग्रह को पार करके फिर उसको अंतरिक्ष में जाना था। लेकिन बीच में जो सभ्यता पड़ती थी उस सभ्यता के नाराज होने का भय वैज्ञानिकों को सता रहा था। वह इस बात कर रहा कि अपनी अनंत यात्रा के दौरान पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान किसी विकसित सभ्यता के संपर्क में आ सकता था। तीसरा डर क्या था? कि शायद जो पायोनियर 10 है वो पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाएगा, बृहस्पति ग्रह को पार करके जाएगा और एक लंबी यात्रा उसको तय करनी थी। तो उस यात्रा के बीच में जो भी सभ्यता आएगी वो सभ्यता शायद ये सोचेगी कि ये हम पर आक्रमण करने के लिए आया है, तो वो नाराज हो जाएगी। इस नाराजगी को दूर करने के लिए वैज्ञानिक ने क्या किया? पहले वैज्ञानिक ने रास्ता निकाल लिया कि शायद जाएगा, बीच में जो सभ्यता आएगी वो नाराज होगी, वो आक्रमण कर सकती है पृथ्वीवासियों पर। तो इसके लिए वैज्ञानिक ने क्या रास्ता निकाला? वैज्ञानिकों ने यान में क्या किया? एक प्लेट पर मानव स्त्री पुरुष को मित्रता की मुद्रा में चित्रित किया। तो यान पे प्लेट लगा दी और उस प्लेट में एक स्त्री और पुरुष का फोटो लगाया, चित्र बनाया और वो चित्र में दोस्ती की मुद्रा में मुस्कुराते हुए, मित्रता की मुद्रा में मुस्कुराते हुए चित्र को अंकित किया। और साथ में क्या किया? तथा सांकेतिक भाषा में यान के पृथ्वी से भेजे जाने की बात प्रदर्शित कि जो संकेत में क्या लिखा कि ये यान है वो आक्रमण करने के लिए नहीं आया है बल्कि पृथ्वी से आया है और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आया है। किसी भी सभ्यता पर आक्रमण करने के लिए ये यान नहीं आया है। इस तरह के संकेत बना दिए। अंतरिक्ष यान बृहस्पति के पास से होते हुए हमारे सौर मंडल के बाहर चला गया मगर किसी बाह्य सभ्यता का कोई संकेत नहीं मिला। तो रिजल्ट क्या मिला वैज्ञानिकों को कि ये जो पायोनियर यान था वो पायोनियर बृहस्पति ग्रह को पार करके सौर मंडल में चला गया। लेकिन बीच में वैज्ञानिकों को जो डर था कि वो सभ्यता है पृथ्वी के बाहर, वो यान पर आक्रमण कर सकती है। तो जब यान से संकेत मिले और बृहस्पति ग्रह को पार करके सौर मंडल में अनंत यात्रा पूरी कर ली तो रास्ते कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिला कि बीच में कोई विकसित सभ्यता है जिसने यान पर आक्रमण किया है। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह में, अंतरिक्ष में कोई भी किसी प्रकार की सभ्यता, किसी प्रकार का जीव
विकसित नहीं है। इस तरह का भय वैज्ञानिकों था, जिस डर को पायोनियर 10 के द्वारा जो संकेत मिले, उन संकेतों के द्वारा वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि की कि पृथ्वी के बाहर कोई भी जीव विकसित नहीं है, न कोई सभ्यता है, क्योंकि यहाँ जिस उद्देश्य के लिए गया था, जिस हालात में गया था, उसी हालात में अपने नीचे स्थान पर जाके उतर गया। रास्ते में किसी भी सभ्यता ने उस पर आक्रमण नहीं किया, किसी भी सभ्यता ने उसको रोका नहीं, क्योंकि न कोई सभ्यता थी, न कोई जीव था। का सृजनात्मक और विनाशात्मक बलों का क्या अर्थ है? दो बल है, एक सृजनात्मक बल, एक विनाशात्मक बल। इन बलों का क्या महत्व है? किसी पिंड पर जीवन उत्पन्न के बाद, किसी भी ग्रह पर, पिंड पर या उपग्रह पर जब जीवन उत्पन्न हो जाता है, तो जीवन ग्रह के भौतिक वातावरण के साथ प्रतिक्रियात्मक संवाद करने लगता है, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद में यह संवाद सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार हो सकता है। कोई भी क्रिया है वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो पॉजिटिव भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि जो भी प्रतिक्रिया आती है वो सारी की सारी प्रतिक्रिया नेगेटिव होती है, सारी की सारी प्रतिक्रिया पॉजिटिव होती है। दोनों प्रकार की हो सकती है, पक्ष में भी हो सकती है और विपक्ष में भी हो सकती है। पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव से मानवता का विकास संभव हुआ। पहले सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीव फिर विकास करता हुआ मानव तक का सफर तय किया। इस सकारात्मक पुनर्भरण संवाद को वैज्ञानिक जेम्स लवलॉक व लिन मार्कुसनी गेनयमन दर्थीमाता परिकल्पना का नाम दिया। तो ये होते हैं सृजनात्मक और विनाशात्मक बल। अगला का जो पाठ है वह पृथ्वी की संरचना। तीन नंबर का पाठ है पृथ्वी कैसे बनी, कौन कौन से पिंड पृथ्वी पर, कहां पर पठार है, कहां पर पहाड़ है, कहां पर ऊर्जा के भंडार है, कहां पर चट्टानें हैं, किस प्रकार की संरचना है पृथ्वी की, इसके बारे में देखा जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी विद्यमान है। इस दूरी को एक खगोलीय मात्रक भी कहा जाता है और इस दूरी को मापने के लिए मीटर, किलोमीटर ये जाती है। एक बड़ा खगोलीय मात्रक होता है जिसका नाम होता है प्रकाश वर्ष। तो सूर्य पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापने के लिए खगोलीय मात्रक प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, क्योंकि काफी लंबी दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर की। नंबर 2, पृथ्वी अपनी दूरी पर सीधी नहीं होकर, सीधी नहीं रहती, अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री अंश पर झुकी रहती है। 23.5 डिग्री अंश पर झुकी रहती है। इसी कारण सूर्य उत्तरायण, दक्षिणायन व पृथ्वी ऋतु होती है। आगे बात करेंगे उत्तरायण क्या होता है, दक्षिणायन क्या होता है, दक्षिणायन का क्या तात्पर्य होता है। 6 महीने सूर्य एक जगह रहता है, दूसरे अगले 6 महीने दूसरी जगह रहता है। और पृथ्वी पर ऋतु होने का भी यही कारण है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न है, उत्तरायण व दक्षिणायन क्यों होते हैं। तो उत्तर होगा पृथ्वी की दूरी पर सीधी नहीं होकर 23.5 डिग्री अंश पर झुकी रहती है, इस कारण सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी ऋतु क्यों बनती है। यह ऋतु बनने का कारण अलग अलग ऋतु क्यों होती है, इसका भी उत्तर यह होगा कि पृथ्वी अपनी दूरी पर सीधी नहीं होकर 23.5 अंश पर झुकी रहती है, इसलिए पृथ्वी पर ऋतुएं बनती हैं। अगला जो प्रश्न आपका कि पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है। पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन क्यों पाया जाता है, क्यों संभव है जीवन, क्या विशेषता है पृथ्वी जिसके कारण जीवन संभव होता है। तो पृथ्वी अपनी दूरी पर सीधी न होकर 23.5 अंश पर झुकी रहती है, इस कारण सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता है तथा ऋतुएं बनती हैं, और ऋतुएं बनने के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो एक लाइन उत्तर है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर सीधी न होकर 23.5 अंश पर झुकी रहती है, जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बनती हैं, और ऋतुएं बनने के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर ऋतुएं नहीं बनती पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं होता। अगला जो प्रश्न आपका
कि पृथ्वी अपनी दूरी पर एक दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक दिन में अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसके कारण दिन व रात बनते हैं। तो प्रश्न क्या होगा कि पृथ्वी पर दिन व रात क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो बता देंगे। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसलिए ही पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। अगली जो बात है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय मत कौन सा है? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, लेकिन इन सारे मतों में सबसे जो विश्वसनीय मत है वो मत कौन सा है? वो है ज्वारीय परिकल्पना। कि ज्वारीय परिकल्पना के द्वारा अपन को पता चलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। आगे बात करेंगे अपन ज्वारीय परिकल्पना की। अगली जो बात है, पृथ्वी सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, सौर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उसमें व्यास, द्रव्यमान और घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा ठोस ग्रह पृथ्वी है। द्रव्यमान सबसे ज्यादा पृथ्वी का, व्यास सबसे ज्यादा पृथ्वी का, घनत्व सबसे ज्यादा पृथ्वी का। तो व्यास, द्रव्यमान और घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा ठोस ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। अगली जो बात है आपकी ज्वारीय परिकल्पना क्या है, क्योंकि सबसे विशुद्ध मत ज्वारीय परिकल्पना का है। तो ज्वारीय परिकल्पना क्या है? ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार क्या बताया? ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार एक विशाल तारा सूर्य के समीप आया, सौर मंडल का विशाल का तारा है, वो सूर्य के पास आया, तो आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ उभरकर बाहर आ गया। दोनों में आकर्षण टक्कर हुई और उस टक्कर के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ वो निकल कर क्या गया? बाहर आ गया। ये उभार सिरों पर पतला व मध्य में मोटा था। जो पदार्थ निकल कर के आया वो पदार्थ क्या था? सिरों पर से तो पतला था और मध्य में से मोटा था। बाद में तारा तो अपने रास्ते चला गया। तो तारा आया था, वो तारा तो सूर्य से टकरा करके अपने रास्ते पर चला गया और सूर्य से जो उभार या पदार्थ निकल करके आया था वो क्या किया? सूर्य से बाहर आया, भाग टूटकर ग्रह में बढ़ गया। तो तारे के टकराने के कारण सूर्य का जो भाग टूटा था वो टूट करके किसमें बदल गया? ग्रहों में बदल गया। ग्रहों को क्रम से जमाने पर सिरों पर पतली व बीच में क्या मोटी होती है, मोटी श्रृंगार जैसी एक रचना बनती है और इसी रचना को पृथ्वी नाम दिया गया। ठीक है, तो एक बड़ा सा तारा टूट करके सूर्य के समीप आया, तो जैसे सूर्य से उनकी टक्कर हुई, टक्कर के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ निकला। वो पदार्थ सिरों पर से पतला था, बीच में से मोटा था। तो वो पदार्थ तारा तो टकरा करके अपने रास्ते चला गया, लेकिन जो पदार्थ वो ग्रहों में बढ़ गया और उन ग्रहों में से ही एक ग्रह क्या बन गई? पृथ्वी बन गई। अगली जो बात आती है, अपक्षय में मदद करने वाले 4 कारक। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूटना या मिट्टी का स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो सूर्य की गर्मी पाला हुआ वायु चट्टानों को क्या कर देती है? तोड़ देती है। तो गर्मी के कारण टूटते हैं या फिर पाला पड़ने के कारण टूटते हैं। बहता हुआ जल पत्थरों की दरारों में उपस्थित जल पाने के समय में बर्फ बदलकर चट्टानों को तोड़ देते हैं। रासायनिक क्रिया जैसे ऑक्सीकरण, जल के अणु का जुड़ना, विलयन चट्टानों को कमजोर करने का क्या कर देता है? अपक्षय कर देता है।